मैं कुछ बोलूँगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको पूछ रहा हूँ तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले पड़े। वन नेशन वन नेम को लेकर कि इंडिया और भारत को लेकर, और आपके पोस्टर में भी इंडिया कैन डू इट लिखा भी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? और अगर हिंदी सिनेमा की बात करें, चूंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, तो उस पर वन नेशन वन नेम का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्या देख रहे हैं आप? यार अभी इसको छोड़ ही दिया जाए, पिक्चर में ही जवाब है ना। यू वांट टू से समथिंग? हमारा पहले मैं कुछ बोलूँगा वो तुझे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तू बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं इसको पूछ रहा हूँ तेरी समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है। एक नॉर्मली क्या होता है, हम जब बोलते हैं तो सामने वाले के पल्ले पड़े। मैं बोल रहा हूँ पल्ले पड़ रहा है, बस हो गया, जवाब मिल गया ना। क्या सवाल क्या था उसका? Hi, Vivek sir, Pallavi ma'am. Hi, Center. Hi, I'm from News 18. First of all, big congratulations on winning the national award. And my question is, Vivek sir, in an interview, you had said that whatever the collections was for the Kashmir files, you actually exhausted all of them to make the vaccine war. Even at this stage in your career, for both of you, would you say that it is still difficult to get financiers on board? आप वो सब छोड़िए, ये देखिए, आप तो जर्नलिज्म, आप तो फिल्म जर्नलिज्म में ही हैं। आप कोई सा भी पेपर, न्यूज़ चैनल, कुछ भी उठा के देख लीजिए, जब भी बात पिछले 9 महीने से सब जानते हैं हमने ये फिल्म बनाई है, लेकिन whenever they talk about the most awaited films या इस साल की रिलीजेस या अगले 3 महीने में जो फिल्में आने वाली हैं, आप देखिएगा उसमें वैक्सीन वॉर का नाम भी नहीं होता। आज सुबह ही, अभी आने के पहले ये फ़ोन पे मुझे एक जाने माने बड़े यहाँ के वो हैं मीडिया जर्नलिस्ट या ट्रेड एनालिस्ट, जो भी बोलूँ, यहाँ विद्यमान नहीं है अभी, उन्होंने सुबह मुझे ऐसे ही भेजा किसी का, और उन्होंने लिखा कि द एक्सपेक्टेड फिल्म्स ऑफ दिस मंथ, इस महीने की, सितंबर की, और उन्होंने लिखा नाउ द नेक्स्ट बिगेस्ट हिट इज़ गोइंग टू बी अनदर फिल्म विच इज़ कमिंग ऑन द 28, और हमारी फिल्म का नाम भी नहीं लिखा था रिलीज़ में, जैसे हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हमें कौन फाइनेंस करेगा। बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा जोर से। हेलो, अभी आ रहा है क्लियर? हाँ, मुंह में डालो मत, दूर रखो। जी, तो मैं कह रहा था कि कोविड टाइम को लेके या लॉकडाउन को लेके अलग अलग स्टोरीज आई, अलग अलग लोगों ने फिल्में बनाई, अलग अलग पहलुओं से बनाई। क्या वजह रही कि आपको लगा कि ये जो वैक्सीन की स्टोरीज़ है, ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत है, हमें ये स्टोरीज़ लोगों के सामने लानी चाहिए? लोगों ने अलग अलग तरीके दिखाए, कि कभी पलायन को लेके दिखाया, कभी मजदूरों को लेके दिखाया, कभी, बट आपके लिए क्या इंस्पिरेशन रही कि मुझे इस पे बनाना है? यार पहली बात तो इस फिल्म का कोविड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये कोविड की वैक्सीन ज़रूर है, लेकिन ये बाकी जो आप फिल्मों की बात कर रहे हैं, इसका फिल्म में कोई कोविड से लेना देना नहीं है। इसमें कोई कोविड का बीमार भी नहीं है फिल्म के अंदर। मैंने ये देखा कि अभी ट्रेंड चेंज हुआ है, सब लोग, हर जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो सुपर हीरो फिल्म्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी एक सुपर हीरो फिल्म बनाता हूँ, तो मैंने एक जेन्युइन सुपर हीरो फिल्म बनाई है। जस्ट बिकॉज इट हैपेंड ड्यूरिंग कोविड टाइम, वो नहीं, पर ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक अचीवमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग इस तरह की कहानियाँ तब सुनाते हैं 40-50 साल बाद, जब फिर से बायोपिक का फीवर आएगा 50 साल बाद, तो लोग ऐसी फिल्में बनाएंगे। हम हर चीज़ बनाने में थोड़ा लेट होते हैं, तो मैंने कहा इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत की जो मॉडर्न आज की जो जनरेशन है, उनके सामने जो अचीवमेंट्स हैं वो उनको तुरंत बताना चाहिए। एंड ऑल्सो इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिफोर इट डाइज डाउन टू टेल द वर्ल्ड। मैं बताता हूँ आपको मैंने ये फिल्म क्यों बनाई है। मैं आपको एक रीज़न सबको बताना चाहता हूँ। जो कैंसर की जो कैंसर का जो एक पहला, डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, मैं अभी बताता हूँ, डॉक्टर सुब्बा राव वॉज हिज नेम। मैं कल ही, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट टू नो दिस। 1 सेकेंड। वाई सुब्बा राव, ये नाम शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, राइट? लेकिन मैंने अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ रहा था कि he made the first anti-cancer drug called methotrexate, और it was written by an American scientist. He said he deserved 3 Nobel Prizes.
नॉट वन, 3 नोबेल प्राइजेस। पर अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम क्या होता है कि जब चीज़ होती है तब उसको हम रिवॉर्ड नहीं करते हैं, वो चली जाती, ख़त्म हो जाती है। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो मुझसे एक साइंटिस्ट ने बोला, एक वीरोलॉजिस्ट ने, कि हमारे यहाँ छोटी छोटी बातों में 26 जनवरी को उनकी झांकियाँ निकलती हैं, ऐसा कोई फैसेट नहीं है ह्यूमन लाइफ का जिसके ऊपर झांकियाँ नहीं निकली हैं। पर आज तक बायोसाइंस और वीरोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर आज तक एक झांकी नहीं निकली, वैक्सीन बनाने के बाद भी इस साल के 26 जनवरी में भी नहीं निकली। प्रॉब्लम ये है कि हम भी जब अपने बच्चों से कहते हैं साइंटिस्ट बनो, तो हम हमेशा रॉकेट साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पर हम लोग कभी इस तरह की साइंस की बात नहीं करते हैं जो हमारी हेल्थ से जुड़ी हुई है। हम हेल्थ के नाम पे सिर्फ डॉक्टर बनाना चाहते हैं। तो अगर हम अपने बायोसाइंस में, वीरोलॉजी, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं जिससे हमारी ज़िंदगी सेफ है, अगर उसको लेके इंस्पायर नहीं करेंगे बच्चों को, तो हाउ विल वी बिकम अ ग्रेट फार्मा पावर इन द वर्ल्ड। एक समानांतर सिनेमा जब चलता था, स्मिता जी का और इन सब का दौर था, वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है यहाँ पर, और विवेक सर की भी फिल्में देखते ही रहते हैं। कॉमन क्वेश्चन है कि समानांतर सिनेमा आज के बाज़ार के समय में, मार्केट के टाइम में कितना सफल है, कितना असफल है, और विवेक सर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसमें कितना मानते हैं कि ये पैरेलल समानांतर सिनेमा कितना सफल हो पाएगा? और नाना सर, आपकी तरफ से हमें चाहिए कि आप इस फिल्म को समानांतर सिनेमा की लिस्ट में रखते हैं या फिर नहीं? एक तो पहली बात, वो जो अंतर था एक कमर्शियल फिल्म और समांतर फिल्म, वो रहा नहीं अब। उस ज़माने में था, अब वो तो है नहीं। OTT आने के बाद हमारी हर किसी फिल्म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, और जितने व्यूवर्स थे वो पैसे हमारे आ जाते हैं, तो वो समांतर फिल्म का वो रहा नहीं। रहा थॉट कौन सा आप रखते हैं। अब जिस तरह की फिल्में हिट हो रही है, आज मैंने कल एक फिल्म बहुत ही हिट हुई वो देखा, मैं पूरी देख नहीं पा रहा था, लेकिन वो बहुत चलती है यार। अब वो चलती है तो मुझे लगता है कि बार बार हम इस तरह का मटेरियल दिखा के लोगों को मजबूर करते ये पसंद करने के लिए। अब मैं एक्टर हूँ, कल मैं अपने बेटे को एक्टर बनाना चाहता हूँ, अब उसकी औकात हो ना हो, लेकिन मैं तो थोपना चाहता हूँ आपके ऊपर। एक फिल्म उसकी गिर जाए, चलो दूसरी फिल्म में मैं लूँगा, तीसरी 10 फिल्में होने के बाद वो कहीं आपको उसकी बुराइयाँ कम नज़र आने लगती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप अपनाने लगते हो, और एक दिन हमारे वो सर पे बैठता है। वो ऐसा वो आज का वो चित्र है हमारे यहाँ फिल्म का, कि कुछ ऐसी घिनौनी फिल्में हैं कि वो हमको देखने पे मजबूर करते हैं, और हमको आहिस्ता आहिस्ता लगता है नहीं यही अच्छी फिल्में हैं। उसमें अगर ऐसी फिल्म आती है तो फिर पता चलता है नहीं यार, 2 फिल्मों में फ़र्क है। वो जिंदा है नहीं, 2 फिल्मों में अच्छा और बुरा। अच्छा, जो थोपा हुआ जो बुरा है हम पे, जिसको हम अच्छा कहने लगे हैं, वो और ये अच्छा, इसमें बहुत अंतर है। तो जो समांतर वगैरह नहीं रहा, ये सिर्फ अच्छी और बुरी फिल्म का एक दौर है। तो हम जिस तरह से माउंट करते हैं, आज मैं हैरान हूँ। मैं तो जाता नहीं, मैं सच कहता हूँ। मैंने विवेक को कहा कि यार मैं प्रमोशन को जाता नहीं, जितना मैं मुझे करना था अच्छा बुरा वो मैंने फिल्म में कर दिया। अब यहाँ आके मुझे क्या बोलना है, मैंने ऐसे क्या वैसे क्या, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इतनी तादाद में लोग आते हैं प्रमोशन के लिए, मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। मेरे समझ में नहीं आता यार मैं क्या बोलूँ। और सबसे गंदी बात यह है कि एक गलत लफ्ज़ निकल गया ना, तो इतना बड़ा कुछ बोल दिया उसमें से वो गंदा लफ्ज़। अब है भाई, इंसान है, एक आधा इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता। तो हमें वो, मैंने तो वो बोलना ही बंद कर दिया। जितनी जान डालनी है अपने काम में डालो यार। यहाँ बोल के मैं बड़ी बड़ी बातें करूं और मेरी बकवास फिल्म है तो थोड़ी चलने वाली है, और ना भी करूं तो अच्छी है तो वो चलनी ही चलनी है। और ये मैं सच कहता हूं, मुझे वो अंदर से लग रहा था कि नहीं यार जाना चाहिए, तो मुझे वो खामखा वो कहीं गांव से मैं इधर आना पड़ा। लेकिन नहीं, ये फिल्म है। अगर दूसरी कोई एक बहुत कमर्शियल किस्म की फिल्म होती तो मैं शायद नहीं जाता। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अपना बच्चा है, मैं हूँ, मेरा खून है, मुझे लगता है कि ये मेरी बिरादरी है,
जहाँ से हमने शुरुआत की थी। शुरुआत की थी। आपकी गिद्ध फिल्म हमने देखी है। बहुत बहुत शुक्रिया सबकी, सब पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा सर। बहुत शुभकामनाएं। विवेक रंजन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो हेलो विवेक रंजन, वो समानांतर की जो आप बात कर रहे थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ऐसा कई लोग मुझसे बोलते हैं ये अलग, हम कुछ अलग कर ही नहीं रहे हैं। जी एक मुझे बहुत बड़े दिग्गज संगीतकार ने बात बोली थी कि अगर आप बेसुरा गाना, बहुत सारे बेसुरे गाने ही सुनते रहें तो उसी को सुर समझ बैठते जी। हैं, वही आपका सा बन जाता है। और अगर एक गांव में सिर्फ बेसुरे गाने सुनने की आदत पड़ जाए तो कोई सुर वाला जो सही सुर में गा रहा है, लोग उससे यही पूछते हैं आप इस सुर में क्यों गा रहे हैं भाई। यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। और मैं कोई नया नहीं बाहर से फिल्म इंडस्ट्री में आ गया हूँ कि कोई एक बड़ा फ्रस्ट्रेटेड आर्ट फिल्म बनाने आया था तो अलग तरह की फिल्म बना रहा हूँ। मैंने भी कमर्शियल फिल्मों में काफ़ी साल दिए हैं और बहुत बड़े बड़े स्टार्स के साथ बनाई हैं, और मैंने बड़े बड़े स्टूडियोज़ के साथ सब प्रोजेक्ट्स में बैठा भी हूँ। मैं बताता हूँ मैंने ऐसी फिल्में बनानी क्यों शुरू की, क्योंकि सब जगह मुझसे हर स्टार ने, हर प्रोड्यूसर ने, हर स्टूडियो ने यही बोला, यार तो कहानी थोड़ी सिंपल कर दो, लोगों को समझ में नहीं आती है, मतलब थोड़ा डम डाउन कर दो स्टोरी को। एक बहुत बड़े स्टार है, उन्होंने मुझसे कहा था, अरे रे ये इंडियन ऑडियंस को कहानी बहुत कम देनी चाहिए, इनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये पूरी जो एक धारणा बन गई है कि ऑडियंस डम्ब है, और करते 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 हमने वाकई में एक अच्छी खासी तादाद डम्ब ऑडियंस की क्रिएट की है। अगर आप चैलेंज, और ये बात हमने बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम से, ताशकंद फाइल से, कश्मीर फाइल से और इस फिल्म से प्रूव करेंगे। इतने कॉम्प्लेक्स आइडियाज जिसमें 50 कॉम्प्लेक्स थीम्स चलती हैं मेरी हर फिल्म के अंदर, हर कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स होता है। पूरी फिल्में कमरों के अंदर बंद, कोई गाने नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई थ्रिलर नहीं, कोई स्टार्स नहीं, कोई हीरोइंस नहीं, एक बंद कमरे में 8-10 लोग बैठ के बातें करते हैं बहुत सारी। पर आप देखिए सारी फिल्मों को ऑडियंस ने सराहा है, सारी फिल्मों की अपनी एक लॉयल ऑडियंस बनी है। तो आप अगर आप सुर में, ये फिल्में ऐसी ही होनी चाहिए कॉमन मैन से रिलेटेड, और होना क्या चाहिए फिल्मों में। तो मैंने आपसे कहा कि मैंने सुपर हीरो फिल्म बनाई है, अब आप डिसाइड करिए कौन सी सुपर हीरो फिल्म इंटेलिजेंट है और कौन सी डम्ब है, ये आपको डिसाइड करना है। नहीं, मैं सच कहता हूँ, वेलकम करते हुए और ये करते हुए दोनों में उतनी ही जान डालनी पड़ती है। यहाँ तो सब कन्विंसिंग है, वहाँ कुछ भी कन्विंसिंग नहीं है, वो कन्विंसिंग बनाना पड़ता है, तो उधर ज़्यादा जान डालनी पड़ती है। समझ में आया ना? जी जी। और अपने आप को टटोलने का एक अच्छा तरीका है, हम किस तरह के एक्टर हैं, क्या हम वो कर सकते हैं? ये तो बड़ा आसान है, वो करना बहुत मुश्किल है। करने वाले हैं उनको नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया सर। बैठ जाइए। जोरानी बोल, मोठे नहीं बोल। कोमल पंचाल फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। नाना सर, द क्वेश्चन इज फॉर यू। आपको हिंदी फिल्म में एटलीस्ट 5 या 6 years के बाद देख रहे हैं। द वैक्सीन वॉर इज लाइक योर कम बैक टू हिंदी फिल्म्स। Has the industry opened up to you now, and what kind of films will you be doing, sir? मेरे लिए कभी बंद नहीं थी यार, And welcomes अभी एक अनाउंस हुई है and you are not part जिसमें of हम it. नहीं कर रहे हैं। Yeah. So why is it? What is going on हम about अब your उनको comeback? लगता है कि हम पुराने हो गए, तो इसलिए शायद उन्होंने नहीं लिया। इनको लगता है अब भी हम पुराने नहीं हुए, इसलिए इन्होंने ले लिया। इतना सिंपल है। और कभी आपके लिए इंडस्ट्री कभी बंद नहीं होती। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं, लोग आएंगे, आपको पूछेंगे। आपको वो जानना चाहिए कि आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं, उतनी ही जान। मैं समझता हूँ ये मेरा पहला चांस है और आखिरी चांस है, तो उतनी ही जान डालनी चाहिए उसमें, बस बाकी कुछ नहीं है। हर एक को काम मिलता है, सिर्फ आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं इसके ऊपर निर्भर है। नाना जी, हाँ आपके लिए सवाल है। हाँ, ट्रेलर से आपका सशक्त नेतृत्व दिख रहा है महिलाओं के प्रति, जो आपने प्रेरित कर रहे हैं उनको। वैसे तो सशक्त हैं सब आर्टिस्ट, तो आपके एनकरेजमेंट से कैसा काम हुआ इन लोग का, बताना चाहेंगे? क्या क्या क्या? आपके नेतृत्व में महिलाओं को आपने एनकरेज किया, प्रेरित किया, ट्रेलर से ऐसा दिख रहा है। हाँ। तो आपके इस नेतृत्व में इन्होंने कैसा काम किया? अच्छा किया, बहुत अच्छा किया।
हमने सीखा बहुत उनसे। क्या होता है, मैं आज सजलूँ, हम मर्द बहुत इन्फीरियर होते हैं, इसलिए हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हमको मालूम है औरतें हमसे ताकतवर है, इसलिए हम डोमिनेट करते हैं। हम इन्फीरियर है, हमारी औकात कम है, हम जानते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न। थैंक यू। नाना सर की एक खूबी ऐसी है कि वो एक बार सीन में अगर चले जाते हैं तो कई बार वो जो होता है वो इम्प्रोवाइज इतना अच्छा कर देते हैं कि फिर वो स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं होते, वो जो उनके दिल में आता है वो ये बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सीन आपने कुछ देखा था इस शूट के दौरान? ना सर आप शायद नहीं बोल पाएंगे, लेकिन विवेक जी इसका जवाब अच्छे से दे पाएंगे। पहले जवाब वो दे, फिर मैं उसके ऊपर मेरा ठीक है सर। बता दे कुछ। नाना नाना मतलब he's a born writer. He has this knack. आप कुछ भी करो उसमें he can add one small कुछ, he doesn't do much. ऐसा नहीं है कि सीन चेंज कर दिया, डायलॉग, he never, not even once, एक लाइन, एक वर्ड, एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, कहीं फिल्म में कुछ नहीं चेंज हुआ, बट ही विल जस्ट कम एंड ऐड वन थिंग, वो पूरा सीन जो है चेंज हो जाता है, नॉट ओनली फॉर हिम बट द एवरीबडी हु इज इन दैट सीन। सो दैट वे नाना के बहुत सारे छोटे 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 इनपुट्स हैं जो एक्चुअली कुछ एक चीज़ें मुझे भी नहीं समझ में आई थी, और वो हमने तो उनको बहुत सीरियस समझ के एडिट किया है, दीज आर सीरियस मूवमेंट्स, पर उसमें कहीं हल्का सा एक ह्यूमर था जो अभी हमने स्क्रीनिंग्स की, बिकॉज आई रियलाइज कि इन ऑल द 12 स्क्रीनिंग्स एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट एवरीबडी लाफ्स। इनफैक्ट बहुत सारे तो अमेरिकन यंग लड़के लड़कियों ने भी वो पॉइंट आउट किया मेरे को, एंड दे ऑल्सो फाउंड इट वेरी फनी। So he adds things which become very sometimes humorous, sometimes intense. But Nana is an asset. और मैं अब नाना पे बात चली तो एक और बात बताता हूँ। जब ये बात चल रही थी कि किसको इसमें कास्ट करें, ये बहुत डिफ़िकल्ट था इसके लिए कास्ट करना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो पावर ऑफ पर्सनैलिटी भी चाहिए था कि somebody who is leading a team, जब सारी दुनिया कह रही है इंडिया can't do it, और अपने ही देश के बहुत सारे लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वॉर की तरह से, लाइक एनिमीज दैट इंडिया मस्ट नॉट डू इट। इंडिया किसी तरह, कई लोग थे बड़े पावरफुल लोग जो चाहते थे कि इंडिया बस फेल हो जाए, इसमें इंडिया वैक्सीन ना बने हमारी, फिर देखेंगे मज़ा आएगा, कुछ लोग मरेंगे तो उसके बाद हम कहेंगे देखो सब लोग फेल हो गए इस देश में। एक आप फिल्म देखेंगे आपको समझ में आएगा। और दूसरी तरफ एक बंच ऑफ पीपल थे जो कह रहे थे इंडिया कैन डू इट एंड वी मस्ट डू इट। तो वो लीड करना, इतने बड़े विलन्स के सामने उसको लीड करना, उसके लिए एक पर्सनालिटी भी चाहिए थी, सिनेमैटिक पर्सनालिटी, एंड नाना फिट्स टू द टी इन दैट। दूसरा जो एक चैलेंज ये था कि क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी वो परफॉर्मेंस की, जब वो आदमी बोले तो लोगों को यकीन आए कि अगर ये आदमी बोल रहा है ये सच है तो वो सच ही है। और वो तभी आ सकती है जब लोगों, व्यूअर्स के दिमाग में वो कंसिस्टेंट परसेप्शन रहा हो। तो मैंने एक छोटा सा रिसर्च भी हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे एक्टर्स और स्टार्स हैं जिनकी पूरे बॉडी ऑफ वर्क में, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर्स, 2-4 फिल्में तो कम से कम कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ हो गया, कहीं परफॉर्मेंस थोड़ा मीडियोकर हो गया, पर आई फाउंड देयर इज़ ओनली वन एक्टर, एंड यू मस्ट एडमिट इट, ये मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आप भी नहीं जानते हो, देयर इज़, अगर आप रिसर्च करें यू विल फाइंड देयर इज़ ओनली वन एक्टर इन मॉडर्न सिनेमा जिसका एक भी परफॉर्मेंस कम नहीं है। In every role whichever he has done, he has been consistently superb and wonderful, and that was Nana. And that is, these are the two reasons why I said, कुछ भी हो, I am willing to do anything, but Nana must do this role. ये मैंने आपको भी नहीं बताया। हाँ, मैंने पूछा अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, पहला सवाल तुझे पूछा था मैंने, अगर मैं ना करूँ तो कहते हैं ना कर ही नहीं सकते, बाकी का मैं संभाल लूँगा। मैंने कहा मैं अंग्रेज़ी में जिस तरह से तू चाहता है, जो एक फ्लुएंसी चाहिए, वोकेबलरी चाहिए, वो तो है नहीं हमारे पास, हम तो वो रट के बोलेंगे। नहीं, वो मुझ पे उसकी जो एक लाइन है ना, उसने मुझे वो करने पे मजबूर किया, वो मुझ पे छोड़ो। और मैं सच कहता हूँ, मैंने सब कुछ उस पर छोड़ा। ना तो मुझे मालूम है मैं किसका मैं चीफ हूँ, मैं कुछ नहीं, मैंने तूने जितनी पढ़ाई की ना उतनी मैंने नहीं किया। अभी घर का ज़्यादा टीचर था तो तू तो ज़्यादा करेगी, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, हमने जितना उसने बताया उतना किया। अब बीच में थोड़ा सा होता है कि एक अपना ढाल लो तुम रोल अपने आप में,
तो वो सही तरह से ढाल दो तो उसकी ज़ुबान निकल आती है, वो बोलेगा क्या, वो किस तरह से बोलेगा, वो अपने आप निकल आता है। तो ऐसे एक आध दो लाइन कभी निकल गई, अब एडिटर तो वही था, तो मतलब चाहे तो रख सकता था, चाहे तो निकाल दिया, मुझे मालूम नहीं कितनी निकाली कितनी रखी है। देखते वक्त मुझे याद नहीं रहा, मैंने देखी है फिल्म, वो इतनी सही तरीके से एडिट की है तो पता नहीं चलता क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन देखने के बाद मैं कुछ बोल नहीं सका उसको, कुछ नहीं, मैं चुपचाप नीचे आके कॉफ़ी पी रहा था। बहुत सालों के बाद एक ऐसा कोई परफॉर्मेंस देखने को मिलता है सबका कंबाइंड, मैं ये ऐसे नहीं, सबका मिला के, कुल मिला के एक जो इम्पैक्ट है, आप जब देख लेंगे तो पता चलता है। कुछ ही फिल्में हमारे जहन में रह जाती है कि नहीं यार मैं इस फिल्म का हिस्सा था, बड़ी खुशी मिली। ये एक जो थी ना, एक तो पहले साहब वो कहीं गलत कुछ हो गया होगा तो मुझे माफ़ करना, मुझे मालूम नहीं है मैं कहीं कितनी हद तक सही हूँ, लेकिन वो करते वक्त बड़ा मज़ा आया। ना तो वो कोई डोमिनेटिंग पर्सन है, ना तो बहुत ही मतलब अनप्रेडिक्टेबल है, जो दैट इज़ द ओनली क्वालिटी विच मैचेस टू नाना पाटेकर, बाकी की तो कोई है नहीं। अनप्रेडिक्टेबल जो है, और वो अच्छे के लिए अनप्रेडिक्टेबल है, और पूरे फिल्म में वो उसका मतलब मैं बड़ा खुश हूँ। वो कभी ऐसे होता है ना कि थकान भी आ गई तो नहीं चलो यार कर लेते हैं, तो ऐसे इस फिल्म में हुआ। 12-12 घंटे के बाद भी वो खुशी इतनी रहती थी कि वो थकान कम महसूस होती थी। बट क्रेडिट गोज टू यू, अगर कहीं सच्ची अच्छा है वो तेरी वजह से है, और बुरा है वो भी मेरी वजह से। विवेक जी, We'll take two more questions. Right? विवेक जी आपके लेफ्ट पे। विवेक जी, जैसे आपने कहा कि इस फिल्म में सब कुछ इट्स 100% रियल and that would be the real life villain also. So should we assume that the villain in this movie is completely real? And जैसे आपने कहा कि tool kit भी दिखाया है आपने, so has the villain been derived from that? देखिए मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बाकी कैरेक्टर्स में कभी कभी कहीं थोड़ी सी लिबर्टी हो जाती है कि भाई उसने ऐसे नहीं, काले नहीं सफ़ेद रंग के जूते पहने होंगे, या वो सुबह जल्दी उठने वालों में से ले थोड़ी कहीं कहीं हम लोग चेंज करते हैं। पर मुझे कोई ये कभी मुझसे शिकायत नहीं कर सकता कि मैं अपनी फिल्मों में कभी विलन के साथ अनट्रूथफुल रहता हूँ। तो जो विलन है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट और कोई कैरेक्टर नहीं है, और आप देखिए आपको समझ में आएगा। एंड इन माई फिल्म्स विलन्स आर नॉट लाइक विलन्स, दे आर लाइक अस। बट और यही प्रॉब्लम है कि जो इनसाइडर एनिमीज़ होते हैं उनको पहचानना मुश्किल होता है, और उन्हीं के कारण भारत की सबसे बड़ी समस्या भी है। हाय, आई एम मनीषा फ्रॉम iwmbuzz.com। मेरा सवाल विवेक सर आपसे और नाना सर आपसे है। विवेक सर, आपने कास्टिंग का भी बात किया, तो मुझे जानना है कि क्या नाना सर ही आपके फर्स्ट चॉइस थे फॉर द रोल? अरे इतनी देर से यही तो बता रहे हैं अभी आपको कि हाँ, फर्स्ट तो, नहीं चॉइस, फर्स्ट सेकंड नहीं, वो और कोई चॉइस ही नहीं थी। ओके, और नाना सर आपसे जानना चाहेंगे कितने प्राउड आप फील करते हैं इस मूवी का पार्ट होके? अभी तो बताया, अभी तो वही तो बताया सारा का सारा। My question is, sir, because it's such a tricky subject. Everybody knows the kind of stuff went into it in real life, and I'm sure you must have faced a lot also during the research time. There has been reports and there has been stuff that figures like Rahul Gandhi, Arvind Kejriwal, and so many other journalists were apparently working against the whole thing and all that. Is that being a part of this film as well? Or are there those darker aspects also being shown in the film? यार ऐसे सवाल मत पूछा करो। हाँ वही सर, द वैक्सीन वॉर। मैं कोई भी शब्द, पर हाँ, yes, all the usual suspects need to be exposed. It was a war situation. See, what is a war? War is when your life is under attack. And during COVID, everybody's life was under attack. And at that time, there were some people where often we think that the soldiers of the country are the people who are taking guns and fighting on the border. But in this situation, there were lots and lots of people, all the COVID frontline workers, the people in administration, people who were flying special planes at that time, and of course the scientists, they were trying to protect our lives and the sovereignty of the country. And at that time, it is very unfortunate that some people were selling India and our lives. I mean, can you believe it? That some people were getting money to promote foreign vaccines, and they were trying to sabotage Indian vaccine
for their political agenda. So, and the names you took are usual suspects. I mean, they are always standing against anything which is in the interest of the country. So, obviously, if we are making a film called The Vaccine War, the enemies of India will be exposed. So I don't want to take any names. थोड़ा जोर से बोलना. This is Russell Distiller from PTI. Your character is based on a real life scientist. So we would very much like to know in your own words how difficult it was to portray this real life character and what were the inspirations you took from the real life person to do the role. So Russell, my character is called Dr. Priya Abraham. Dr. Priya was the director of National Institute of Virology during the COVID period. I think she joined a few months before COVID hit. So she was relatively new at NIV when Dr. Bhargav started, talking to her and, if I may say so, started, putting impossible deadlines in front of her. And she had to manage with in record speed because all these scientists like Dr. Pragya Yadav, Dr. Sri Lakshmi, they're all working at NIV. So Dr. Priya managed to get the entire team to make this vaccine I won't get into scientific terminologies now because now I know them, but whatever the work had to be done, it was done in record speed. As she was getting pressure from Dr. Bhargav, she started putting pressure on, her scientists. So it started becoming, it was more like a role play, mimicking of a role play. But they delivered at the end of it, all the women, they delivered. This character was a little difficult for me. Ankita, can you just move, please? This character was a little difficult because Dr. Priya Abraham is a Malayali. And that's why we thought that, when I spoke to her, मैंने उनसे पूछा कि आप हिंदी कैसा बोलती हैं? So she said, I'm very fluent at Hindi. तो मैंने कहा तो हम हिंदी में बात करें? And she said yes 4 times, but then she kept talking to me in English. And that's when I understood that Hindi में इनकी थोड़ी सी problem हो सकती है. So that's when I decided to tweak that language a bit. And now Dr. Bhargav tells me that that's exactly how Dr. Priya speaks. So I guess that turned out to be a good coincidence. But a very amazing woman. I saw all her interviews, and believe you me, whatever you see on screen is ditto Priya Abraham. I've picked up all her real mannerisms because I saw a character in her, and I loved playing her. And I think she's a wonderful, wonderful person. The Tashkent Files, the Kashmir Files, and how pleased are you that, in this film, you're not playing the cynic, and as Mr. Vivek often says, the urban Naxal. Well, I'm glad Vivek didn't give me Rehma's character in this. No, for a change, I'm playing a very positive role in this film. I chose to play those 2 characters actually in Tashkent and Kashmir because when I read the script, I fell in love with Aisha Ali Shah of Tashkent Files simply because she's shown to be a cripple in the movie. And I thought that it was very metaphorical of Vivek to write that character of somebody who's kind of handicapped in their own thinking. And for an actor, I think it's a big challenge when you cannot move around to still create that energy. So Tashkent was something that I had kind of begged for because Vivek at that point in time was considering casting Ratna Shah for that character. And I said, no, I'll dye my hair, I'll do whatever, I'll play this old woman and I'll make sure that I do justice to that role. And then I think from there, that's what prompted Vivek to probably cast me as Radhika Menon for Kashmir Files. Was it Vivek? Because you had that role in your mind when you wrote That the was a script, good right? audition, yeah. And Vivek, my question to you is, obviously, looking at Raima's character is in a film which is based on a true story. Is her character a work of fiction or are there inspirations over there as well? See, in this film, there is no fiction. That's why it's called a true story. If you know the rules and the guidelines of CBFC, you're not allowed to write a true story in any film. Maximum you can do is inspired by true life incidents, that's what you can do.
perhaps you will find this is the only film which has got a true story, because this book is based on, this film is based on the book written by Dr. Balram Bhargava called Going Viral. So that is one part of the film. The second part is all the detailed 2 years of interviews and the research which we did, and every scientist's name is real in this film. As far as the journalist is concerned, in fact, you must have seen that couple of news and that toolkit shot. That is the real paper. I've just changed the foundation's name. That's all I have done, just to not to hurt or get into defamation kind of scenario. And the journalist is real. Every single thing, articles, tweets, anything you'll see in this film are absolutely real. Though we have blurred the names in India because Indian CBFC has certain guidelines. Character's name, I have tweaked this thing, but when you'll see the film, you'll know exactly who these are. Every single thing from first frame till the last frame. In Kashmir Files, we had created some fictional characters, though every event and incident was true. In this, every single thing is true. In fact, a whole lot of dialogues in the film are also coming from the scientist's mouth. It's not that I have imagined them. Hello, here. Hello, Shilpa here from Mayapuri magazine. विवेक जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह जैसी फिल्में आप बना रहे हैं, कश्मीर फाइल्स हो, अब ये द वैक्सीन वॉर हो, एक इंडियन सिनेमा को अलग लेवल ले जाने की कोशिश है आपकी, और ये सारी जो फिल्में आप बना रहे हैं, इनके पीछे विजन क्या है आपके? रियल स्टोरीज जो बना रहे हैं, लोग इंस्पायर हो रहे हैं, अभी वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात हो रही है, क्या कुछ विजन है आपके, आपका मोटिव मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस? नहीं, ये मुझसे सवाल कई लोग करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वही कर रहा हूँ जिस तरह से फिल्में होनी चाहिए। मैं जब पैदा हुआ था तब से मैंने जवानी तक जितनी फिल्में देखी, तो मैं वो लेट 70s और 80s के दौर में था, तो बहुत अच्छी फिल्में बनती थी, सोशल इश्यूज़ पे बनती थी। और जो लोग नहीं जानते हैं, चूँकि नई जनरेशन के लोगों को शायद नहीं पता हो, भारत पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें एक जॉनरा हुआ करता था जिसका नाम था मुस्लिम सोशल्स। यस, राजेश खन्ना की फिल्में, राजेंद्र कुमार की फिल्में, इतनी सारी फिल्में थी, और उस जॉनरा का नाम था, उनके ऊपर लिखा होता था पोस्टर पे मुस्लिम सोशल। आज सब लोग बात करते हैं इंडिया के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कोई फिल्म इंडस्ट्री ऐसी नहीं मिलेगी। बातें सब बड़ी बड़ी करना सबको आता है, लेकिन हमने एक्चुअली में किया है ये। वी आर द ओनली फिल्म इंडस्ट्री इन द एंटायर वर्ल्ड। हमारी जितनी फिल्में थी, अगर आप देखिए, उन सब में सोशल इविल्स की होती थी, और हीरो जो था एक कॉमन मैन का बेटा होता था, जो कि ऑप्रेसर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ता था और सामाजिक किसी इविल को सामने ला के उसको रखता था। धीरे धीरे चूंकि एनआरआई मार्केट बहुत डेवलप हो गया, इसलिए हमारी फिल्मों ने कोर्स चेंज किया और हम कॉमन मैन को ही फिल्म से हमने निकाल दिया। आई हैव डन नथिंग न्यू। मैं जो कर रहा हूँ वो नॉर्मल है। फिल्में ऐसे ही बननी चाहिए, ऐसी भी फिल्में बननी ही चाहिए, और कॉमन मैन होना चाहिए जिससे आप जुड़ सकें। वैक्सीन हमारे देश ने बनाई है, गर्व की बात है। अगर ये कोई और देश ऐसा कर लेता तो कम से कम 25 फिल्में बन गई होती हैं उसके ऊपर, ऑस्कर विनिंग। तो मैंने जो किया वो बड़ा नॉर्मल है। हम लोग क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे भी, सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के अलावा उड़िया फिल्म के स्टार्स को तो कोई नहीं सेलिब्रेट करता ना। गुजराती सिनेमा, मराठी सिनेमा के लोगों को तो नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स, क्योंकि पैसा यहाँ है, हाइप यहाँ है, मीडिया यहाँ है। हम भूल ही गए हैं कि ये देश अगर आज इतना दुनिया इसको नई नज़र से देख रही है तो वो कॉमन मैन के कारण है। तो ये कॉमन जो हमारी विक्ट्रीज हैं, जब तक हम उनको नहीं सेलिब्रेट करेंगे, तब तक आम आदमी जो है, यंग जनरेशन जो है, हाउ विल दे फील कॉन्फिडेंट एंड प्राउड ऑफ द कंट्री? दैट्स ऑल आई एम डूइंग।